हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या यूज़ है, इन तमाम बातों पर इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? देखो, रैंडम वेरिएबल किसी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई रियल नंबर होता है। तो यहां पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो सिक्के हमने उछाले। दो सिक्के उछालने पर जो सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है, वो किस तरह से होगी? देखो, दोनों बार टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड या फिर हेड हेड। अब यहाँ पर टोटल 4 रिजल्ट्स हैं और इन चारों के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा, ठीक है, और वही होगा रैंडम वेरिएबल, है ना। रैंडम वेरिएबल कौन सी वैल्यूज लेता है? इन रिजल्ट्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल नंबर। अब यहाँ पर वो रियल नंबर कौन सा लें, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इससे रियल नंबर लीजिए। तो देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल क्या है? एक्स। रैंडम वेरिएबल को जनरली एक्स से डिनोट किया जाता है। सपोज कीजिए एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स, हेड की संख्या, कितने हेड हैं, ठीक है। तो एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ हेड्स को, हेड की संख्या। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आप, इसके करस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ पर हेड कितने हैं? 0। इसमें कितने हेड हैं? 1, और इसमें 1, और इसमें 2। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होगी 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यूज यहाँ रैंडम वेरिएबल लेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में आपको एक तो कंडीशन दी जाती है और एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो देखो, रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल किसी रिजल्ट्स, किसी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? लिखिए आप, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। यादृच्छिक विचर। रैंडम वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं हम यादृच्छिक विचर। यह एक ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी होती है, ऐसी चर राशि होती है जो किसी प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के संगत वास्तविक मान ग्रहण करती है। वास्तविक मान, रियल वैल्यू। देखो कितनी आसान डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल एक ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी होती है जो किसी प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के संगत वास्तविक मान ग्रहण करती है। एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं और सभी रिजल्ट्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल वैल्यू उसकी होती है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। देखो अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। दो सिक्के उछालने पर, देखो अगर दो सिक्के उछाले जाए तो ऐसी कंडीशन में प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया था सैंपल स्पेस क्या होगा? टेल हेड, हेड टेल या फिर हेड हेड। अब यहां पर देखिए कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। यदि
रेंडम वेरिएबल यादृच्छिक विचर चितों की संख्या को व्यक्त करे, नंबर ऑफ हेड्स को। चितों की संख्या को व्यक्त करता है, तो यहां पर हमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। और देखो जो रैंडम वेरिएबल होता है उसे जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, ये बात भी लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए। यादृच्छिक विचर रैंडम वेरिएबल को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एक्स। सामान्यतया एक्स से व्यक्त करते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखते हैं, सामान्यतया, जनरली डिनोटेड बाई एक्स। जो रैंडम वेरिएबल होता है उसे जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं, बाकी ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सी बुक में इसे कैपिटल एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या और भी कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं, बाकी जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें रैंडम वेरिएबल को यहाँ डिफाइन करना है, तो एक कंडीशन दे रखी है। रैंडम वेरिएबल किसको ले रहा है, देखो यहाँ पर चीतों की संख्या को। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर जो हेड्स हैं, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें, थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल नंबर हमें मिल जाता है। और रियल नंबर किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन ये दे रखी है, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग अगर हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगी, देखो इसमें कितने हेड हैं। अब एक्स को यहाँ पर किस तरह से डिफाइन किया गया है, इस तरह से। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हर एक रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिलेगा। यही रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है। देखो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग 0, क्योंकि इसमें हेड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ हेड 0। यहाँ पर आप देखिए एक्स टी एच, अगर हम इसमें देखें तो इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, यहाँ पर एक है, केवल इसमें एक ही हेड है। और इस रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग आप देखिए, अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो इस रिजल्ट में क्या है, यहाँ पर इसमें भी एक हेड है। आगे हम बढ़ते हैं, और जो लास्ट रिजल्ट है उस लास्ट रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया है, आप स्मॉल एक्स लिख लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह की वैल्यूज हमें मिली है, क्योंकि सेकंड और थर्ड केस में हमें कॉमन वैल्यू मिली है 1। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगी, एक तो 0, 1 और 2। तो ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है, और सिंपल सी डेफिनेशन है, ये मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पर देखो इसकी एक डेफिनेशन और है, यहाँ पर इसको हम फंक्शन की फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये एक फंक्शन की तरह काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स ने इनपुट में क्या लिया, इनपुट में सैंपल स्पेस का जो आउटकम है ना, एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, इस तरह से सैंपल स्पेस के पॉइंट ये होते हैं प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु। 4 बिंदु है, 4 पॉइंट्स हैं। एक्स इनपुट में इन पॉइंट्स को ले रहा है, और आउटपुट में क्या दे रहा है, देखो आउटपुट में क्या दिया, यहाँ पर इनपुट में तो ये लिया, कहाँ चला गया, देखो यहाँ पर इनपुट में क्या लिया, सैंपल स्पेस का पॉइंट, और आउटपुट में क्या दे रहा है, ये रियल नंबर दे रहा है। तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट में तो ये लेता है और आउटपुट में कोई ना कोई रियल नंबर देता है। और रियल नंबर किसके अकॉर्डिंग देगा, दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है।
और इनपुट में जब ये लेता है तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन, है ना, प्रांत हो जाएगा फंक्शन का, है ना, फलन का प्रांत। और आउटपुट में ये रियल नंबर देता है तो उसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, सह प्रांत क्या हो जाएगा, आर, है ना, रियल नंबर का सेट। तो चलिए इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, नोट लगा के लिखें। देखो यादृच्छिक विचर x एक ऐसा फलन होता है देखो किस तरह का फंक्शन होता है ये, जिसका डोमेन तो सैंपल स्पेस, जिसका प्रांत क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस एस और सह प्रांत, सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत को कहते हैं हम कोडोमेन। आर होता है, और आर क्या है, देखो यहां पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, तो लिख लीजिए आप, तथा कोडोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर होता है। देखो ये एक नई डेफिनेशन है, दैट इज एक्स इज ए फंक्शन, है ना, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एस टू आर। ये लीजिए कितनी आसान डेफिनेशन है ये। इसको हम फंक्शन की फॉर्म में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स में हमने यहाँ पर जैसे अभी एक सैंपल स्पेस लिया था, है ना, यहाँ पर आप देखें ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक्स इनपुट में क्या लेगा, पहला रिजल्ट, तो पहला रिजल्ट अगर इनपुट में जाएगा तो आउटपुट में क्या मिला, 0। फिर दूसरा रिजल्ट इनपुट में लिया, आउटपुट में क्या मिला, 1। तो यहाँ पर इनपुट इससे लिया जा रहा है, और जहाँ से इनपुट लिया जा सके वही होता है फंक्शन का डोमेन, प्रांत, और आउटपुट जिसमें से मिलता है उसे कहते हैं फंक्शन का कोडोमेन। तो जो भी आउटपुट मिलेगा यहाँ पर रियल नंबर के सेट से मिलेगा। ये सब क्या है, ये जितने भी आउटपुट हमें मिले हैं ये सभी आउटपुट क्या है, रियल नंबर ही तो हैं। तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। सैंपल स्पेस क्या, सॉरी रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं। रैंडम वेरिएबल की बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, जितने भी रिजल्ट होते हैं उन रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल नंबर वो लेता है। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जो हर एक रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल नंबर को ले। तो यही बात यहाँ पर लिखाई है, वास्तविक प्रत्येक परिणाम के संगत वास्तविक मान ग्रहण करती है। ऐसी चर राशि क्या होती है, ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी ही रैंडम वेरिएबल होती है। और रैंडम वेरिएबल के बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हमने 2 डाइस थ्रो किए, हमने 2 पासों को उछाला, 2 पासे उछालने पर सम ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करें, देखो एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स। तो जो भी डिजिट्स हमें मिलेंगे, है ना, अंकों का योग, एक्स किसे व्यक्त कर रहा है, अंकों के योग को। तो ऐसी कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक पासे पर 3 आया और दूसरे पासे पर 4 आया, तो फिर वहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, 7। तो यहां देखो 2 पासे उछालने पर रैंडम वेरिएबल को इस तरह से, रैंडम वेरिएबल पे इस तरह की कंडीशन दी गई है, एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अंकों के योग को। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू पासे उछालेंगे तो देखो अंकों का योग मिनिमम तो 2 आएगा, अगर दोनों पे 1-1 आ जाएगा तो भी मिनिमम 2 तो आएगा, है ना, तो इससे कम नहीं आ सकता। तो सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर देखिए 2 से कम नहीं होगा, 2 आ सकता है, 2 के बाद 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और ऐसे मैक्सिमम कितना आ सकता है, 12। ये कब आएगा, जब दोनों पासों पर 6 और 6 आ जाए, और ये कब आएगा, जब 1 और 1 आ जाए।
तो यहाँ पर x की ये वैल्यूज होगी, तो जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग रेंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने x को किस तरह से लिया था, x पे क्या कंडीशन थी, नंबर ऑफ हेड्स की, है ना, चीतों की संख्या, तो इसमें कितने हेड हैं, इसमें कितने हेड हैं, उसके अकॉर्डिंग हर एक रिजल्ट से हमने एक वास्तविक संख्या को निकाला। इसके करस्पॉन्डिंग हमने 0 निकाला, इसके करस्पॉन्डिंग 1। तो इस तरह से जो रेंडम वेरिएबल होता है, किसी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं, किसी प्रयोग के जो परिणाम होते हैं, हर एक परिणाम के संगत कोई ना कोई वास्तविक संख्या वो देता है। ठीक है, यही रेंडम वेरिएबल की परिभाषा है जो मैंने यहाँ पर लिखवा दी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो रेंडम वेरिएबल होता है, रेंडम वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल की। तो ये बात भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिए, रेंडम वेरिएबल आर टू टाइप्स। ये तो पहली बात हमने लिखी थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखें, यादृच्छिक विचर रेंडम वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। देखो रेंडम वेरिएबल दो प्रकार के कौन कौन से होंगे, इसमें पहला होता है ये दूसरा पॉइंट। अब यहां पर देखिए दूसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा, रेंडम वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। अब देखो वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है असतत, असतत यादृच्छिक विचर, और दूसरा होता है सतत यादृच्छिक विचर। देखो विचर कहो या फिर चर कहो एक ही बात है ना, वेरिएबल या वेरिएट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल। और डिस्क्रीट के बाद ये है देखो सतत, सतत का मतलब कंटिन्यूअस, क्या कहेंगे इसे, कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल। अब यहां पर इसको हम किस तरह से डिफाइन करें, एक तो कंटिन्यूअस है और एक है डिस्क्रीट, असतत और सतत। देखो यहाँ पर रेंडम वेरिएबल पे कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में दी जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें ये कंडीशन दे रखी है, एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को, जितनी भी हेड है ना, जितने भी हेड आएंगे उनकी संख्या को। तो उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट इस तरह से मिला था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो भी वैल्यूज ये लेगा दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग रेंडम वेरिएबल की वैल्यूज इस तरह से मिली है। और ये काउंटेबल नंबर्स हैं, है ना, काउंटेबल नंबर्स तो आपको पता होना चाहिए, है ना। एक तो होते हैं कंटिन्यूस नंबर, कंटिन्यूस नंबर में तो हमें ये पता नहीं रहता कि 1 के बाद क्या आएगा, है ना। जैसे हम बात करें 1 to 10, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस इंटरवल है और इसमें 1 के जस्ट बाद क्या आएगा ये हम नहीं बता सकते, है ना। 1 के जस्ट बाद देखो 1.01 है या फिर 1.001 है, तो इस बात का हम पता नहीं लगा सकते। तो ये होता है कंटिन्यूस सिस्टम। लेकिन डिस्क्रीट का मतलब क्या है, देखो असतत, डिस्क्रीट का मतलब हमें ये पता होता है कि इसके जस्ट बाद क्या आएगा, है ना, इस बात का हम पता लगा लेते हैं। और इसको कहते हैं हम काउंटेबल नंबर, गणनीय मानों का समूह, ये कहलाता है देखो
ग्रुप ऑफ काउंटेबल नंबर्स। इस तरह से जब वैल्यूज आती है जैसे 0 के बाद 1 2 3 4 5, ये सब काउंटेबल नंबर्स होते हैं। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज अगर काउंटेबल सिस्टम के अंतर्गत है, काउंटेबल नंबर्स की फॉर्म में है, तो फिर वो हो जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो काउंटेबल नंबर्स और यहाँ पर कंटिन्यूअस नंबर। तो अगर कंटिन्यूअस नंबर अगर वो लेता है तो फिर उसे हम कहते हैं सतत यादृच्छिक विचर, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अदरवाइज अगर वो काउंटेबल नंबर्स को लेता है तो फिर असतत, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यहां पर देखिए सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, वन बाय वन हम समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो देखो यदि कोई रैंडम वेरिएबल केवल गणनीय मानों को ग्रहण करता है, काउंटेबल नंबर्स को, तो उसे क्या कहेंगे, असतत बारंबारता बंटन। तो लिखें आप इसकी डेफिनेशन। देखो बारंबारता बंटन तो कुछ अलग ही होता है, मैं असतत यादृच्छिक विचर की बात कर रहा हूँ, है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। लिखें आप इसकी डेफिनेशन। यदि यादृच्छिक विचर रैंडम वेरिएबल केवल गणनीय मानों को काउंटेबल नंबर्स ग्रहण करता है तो उसे असतत यादृच्छिक विचर, जिसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। असतत यादृच्छिक विचर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट सिस्टम में देखो समेशन का यूज किया जाता है, और कंटिन्यूस सिस्टम में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। डिस्क्रीट में होता है कि हम इस तरह से लिमिट लगाते हैं, जैसे i इक्वल 1 से लेकर 5, तो 1 से लेकर 5 में हमें पता होता है 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 अप टू 5। और यहाँ पर देखो अगर 1 to 5 अगर हमने कर दिया तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 5 तक के बीच के जितने भी नंबर हैं, या फिर 1 से 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स, वो सब आ जाएंगे। तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स हो गए, लेकिन इसमें सेलेक्टेड। तो ये होता है डिस्क्रीट के लिए और ये होता है कंटिन्यूस के लिए, असतत और सतत के लिए। तो यहाँ पर अगर इस तरह का रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो उसके लिए हम समेशन यूज करेंगे। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाए, सतत यादृच्छिक विचर आ जाए, तो उसके लिए हम समाकलन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। चलिए ये बात भी हम आगे लिखेंगे, पहले हम देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। इसका एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। देखो दो पासे उछालने पर, देखो 2 पासे उछालने पर यादृच्छिक विचर x पासों पर प्रकट संख्याओं के योग को व्यक्त करता है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, देखो तो रैंडम वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, कंडीशन दे रखी है, कंडीशन इस तरह से दे रखी है। तो 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं, उन पे जो भी नंबर्स आएंगे उनका सम यहाँ पर x के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स को, है ना, जो भी हमें मिले हैं। तो देखो यहाँ पर अभी मैंने कुछ देर पहले ये एग्जाम्पल भी बताया था, 2 पासे उछालेंगे तो अंकों का योग कम से कम 2 तो आएगा, 3 4, और इस तरह से देखो यहाँ पर 12 तक हमें कोई सा भी रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज इस तरह से मिली है। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल ने कौन से मान ग्रहण किए, ये कहलाते हैं काउंटेबल नंबर्स,
गणनीय मान। तो यहाँ पर लिखा रखा है मैंने, यादृच्छिक विचर केवल गणनीय मानों को ग्रहण करता है, तो वो क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, असतत यादृच्छिक चर। और यहाँ पर देखो एक और, यहाँ पर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे दो नंबर के बीच, जैसे यहाँ तो देखिए आप इस एग्जाम्पल में 2 से लेकर 12 तक के सभी नंबर नहीं आए, 2 के बाद 3 फिर 4 आ गया डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ अगर 2 से 12 तक के सभी रियल नंबर्स इस x के अंतर्गत आ जाए, यानी x 2 से 12 तक के सभी मानों को ग्रहण कर ले, तो फिर x क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट की जगह क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहां सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसी पर फोकस करेंगे, और लास्ट में देखेंगे हम ये वाला कंटिन्यूअस वाला। ठीक है, अभी हम डिस्क्रीट की बात कर लेते हैं। तो देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखो यहां पर जब हम एक्स की वैल्यूज निकालते हैं ना, जैसे एस क्या है, 2 सिक्के उछालने पर, 2 सिक्के उछालने पर सैंपल स्पेस इस तरह से होगा। अब यहां पर एक्स की वैल्यूज क्या है, देखो अगर मान लीजिए एक्स यहां पर जितने भी हेड हैं, है ना, नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है, चीतों की संख्या को। तो देखो इसमें कितने चीते हैं, कितने हेड हैं, 0, इसमें दोनों में 1 है, और लास्ट में कितने हेड हैं, 2। अगर रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स को शो करे तो एक्स की वैल्यूज ये होगी। अब इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं। रैंडम वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, रिजल्ट से रिलेटेड, जितने भी आउटकम्स होते हैं उससे रिलेटेड। यहाँ इन सब की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल 0 कहें, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, क्योंकि 0 किसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग। तो देखो यहाँ x इक्वल 0 का मतलब है कोई भी हेड नहीं आना, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी t और प्रोबेबिलिटी t, है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी 1/2 और 1/2। पहले सिक्के पर टेल आना और दूसरे सिक्के पर भी टेल आना, तो पहले पर टेल और का मतलब मल्टीप्लाई, और दूसरे पर भी टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। और वैसे भी देख सकते हो आप, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्लासिकल थ्योरी का यूज करके। सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, चारों पॉइंट्स की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 आउट ऑफ कितने हैं टोटल, 4, तो 1/4। तो यहाँ पर देखो जितने भी रैंडम वेरिएबल होते हैं, उन रैंडम वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज होती है, मैं क्या बता रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज होती है उनके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही तो है। इनपुट में क्या ले रहा है, इनपुट में तो ले रहा है ये इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, और आउटपुट में क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना। प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रायिकता फलन। तो यहाँ ये प्रायिकता फलन बन जाएगा जब हम देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल 0 निकालेंगे, फिर निकालेंगे x इक्वल 1, फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आ रही है रैंडम वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर एक फंक्शन आपको दिखेगा x इक्वल 0, यानी 0 हेड का मतलब 1 कंडीशन आउट ऑफ 4। देखो x इक्वल 1 हेड इन दोनों में है, तो 2 आउट ऑफ 4, और x इक्वल 2 का मतलब है यहाँ पर 2 हेड। 2 हेड किस में है, केवल इसी में है, एक कंडीशन, कितने में से, 4 में से। तो यहाँ पर देखिए हमने इनपुट में क्या लिया, इनपुट में रैंडम वेरिएबल लिया, और आउटपुट में हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिली। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो तो इस रेंज में होगी, ये तो कॉमन सी बात है ना। तो यहाँ पर देखो ये एक ऐसा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है जो इनपुट में तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेता है, और आउटपुट में कोई ना कोई वैल्यू देता है, और जो भी वैल्यू देगा वो 0 से 1 के बीच में हो सकती है। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देखो इसकी डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे। जनरल केस में आपको बता देता हूं, x इक्वल xi, इस तरह से हम यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन करेंगे जहां एक्स आई क्या है, जो रेंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू। तो एक्स आई रेंडम वेरिएबल की वैल्यू, जैसा अभी मैंने आपको बताया था एक्स इक्वल क्या है 0 1 2, सैंपल स्पेस लिया था ये इस तरह से है ना, टेल टेल हेड टेल टेल हेड और हेड हेड, दो सिक्के उछालने पर सैंपल स्पेस ये। और अगर रेंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स को शो करे, चीतों की संख्या, तो वो ये हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक्स आई का मतलब ये है रेंडम वेरिएबल की वैल्यूज, है ना, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी होगी, जब हम इनकी वैल्यूज हम लेंगे और उस पर हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, तो जो आउटपुट मिलेगा किस तरह से मिलेगा, तो वो कंडीशंस यहाँ पर लिखनी है। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे दें, बहुत आसान सी बात है, लिखें आप, लिखो यदि असतत यादृच्छिक विचर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 और कहाँ तक जा रहे हैं, देखो ये xn तक, मान लीजिए कहाँ तक है इसकी वैल्यू xn, क्योंकि देखो डिस्क्रीट सिस्टम पे काम करना है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में हम डिस्क्रीट सिस्टम पे काम करेंगे, शुरुआत में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ही बात करेंगे। तो देखो डिस्क्रीट का मतलब जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होगी वो सबसे पहली वैल्यू तो x1 होगी और उसके बाद क्या आएगा वो हमें पता होता है इसमें डिस्क्रीट सिस्टम में, तो वो मान लीजिए x2 x3 इस तरह से, कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये है तो यहाँ पर इसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, x से। लिखें आप, यदि असतत यादृच्छिक विचर x के मान तो x के प्रायिकता फलन को प्रायिकता फलन प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखो जो रेंडम वेरिएबल है यहाँ पर डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो कितना आसान है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल एक्स आई, एक्स आई का मतलब यहाँ पर x1 x2 जो भी है, तो यहाँ पर इस पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है रेंडम वेरिएबल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है। तो यहाँ पर इस एक्स आई की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर होगी, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो 0 से 1 तक होती है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी आएगी, मान लीजिए वो क्या है पी आई, तो एक्स आई के संगत जो भी प्रायिकता है उसे हम पी आई से व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर, और आई की वैल्यू क्या है देखो 1 to n जो भी दे रखा है। अब इसको हम इस तरह से भी तो डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरफ ले लेते हैं, हम ज़्यादा स्पेस खराब नहीं करेंगे, ये लीजिए, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल एक्स आई, इसकी वैल्यू क्या है पी आई है, कब, जब x की वैल्यू एक्स आई के बराबर है ना। तो डिस्क्रीट सिस्टम में रेंडम वेरिएबल की ये वैल्यूज है, तो रेंडम वेरिएबल की अगर हम कोई वैल्यू एक्स आई लेते हैं तो उस एक्स आई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्स आई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी आई। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, और वो कितनी हो जाएगी पी आई। और यदि एक्स की वैल्यू एक्स आई के इक्वल नहीं है, एक्स की वैल्यू यदि एक्स आई के इक्वल नहीं है, ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी हम क्या मान लेंगे 0। जैसा भी मैंने एक एग्जांपल बताया था, दो सिक्के उछाले गए हैं, नंबर ऑफ हेड्स
की संख्या अगर रैंडम वेरिएबल शो करे तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई थी, एक्स की वैल्यू हो गई थी वहाँ पर 0, 1 और 2। डिस्क्रीट सिस्टम में यहाँ पर हमें काउंटेबल नंबर मिले, है ना, 2 सिक्के उछालेंगे तो हेड की संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 निकालें, यानी एक भी हेड नहीं आना, 1/4 अभी हमने निकाला था, एक हेड आना, तो एक हेड दो तरह से आ सकते हैं, हेड टेल या फिर टेल हेड, दो कंडीशन, कितने में से, 4 में से। और अगर हम प्रोबेबिलिटी 2 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी 2 का मतलब क्या होता है, दोनों बार हेड आना, है ना, सिक्के को दो बार दो सिक्के उछाले या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला। तो यहाँ पर देखो 1/4। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, जैसे ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तीनों की वैल्यू निकाली तो हमें कोई ना कोई आउटपुट जरूर मिला, है ना। तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, x1 यानी 0 के करस्पॉन्डिंग निकाली, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग और 2 के करस्पॉन्डिंग, तो कोई ना कोई आउटपुट हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पर हम x की वैल्यू ऐसी ले लेते हैं जो xi के इक्वल नहीं है, xi का मतलब इनमें से, है ना। अब इनके इक्वल नहीं, जैसे x = 4 ले ली हमने, या x = 0.25 ले ली। इन तीनों के अलावा आप x की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए और उनके करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो देखो इन दोनों रिजल्ट्स के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। दो सिक्के उछाले, दो सिक्के उछालने पर 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 बार हेड कैसे आएगा, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। 2 सिक्के उछालने पर 0.25 टाइम, ये क्या होता है ना, 0.25 बार हेड आ जाए, तो ये भी मीनिंगलेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0। तो वो वाली बात देखो यहाँ शो की गई है। तो एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो। अब देखो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की विशेषता क्या है। देखो यहाँ पर हमने 2 सिक्के उछाले थे, 2 सिक्के उछालने पर जो सैंपल स्पेस बना था इस तरह से, टेल हेड और हेड हेड। यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हमने जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकाली तो इस तरह से मिली, और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, रैंडम वेरिएबल यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स, चीतों की संख्या को शो कर रहा है, तो 3 वैल्यूज हो जाएगी, तीनों के करस्पॉन्डिंग प्रायिकताएं ये रही। अब यहाँ पर इन तीनों का सम करके देखें आप, किसी प्रयोग के जितने भी परिणाम हैं उन सभी परिणामों के संगत हमने रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली, और उन सभी रैंडम वेरिएबल्स, जो रैंडम वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और इन तीनों का अगर हम सम करें तो 1 मिल जाता है। यानी किसी यादृच्छिक विचर के सभी संभावित परिणामों के संगत प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। तो ये जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी सभी के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही बात यहां पर हमें लिखनी है, ये लिखें आप, वेयर, पहली बात देखो, पहली बात क्या है, पी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी, 0 या फिर 0 से बड़ी, और 1 से छोटी भी होगी। देखो ये तो कॉमन सी बात है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पी आई की जो वैल्यू होगी ये इस तरह से। और देखो दूसरी बात, समेशन ऑल पी आई, जितनी भी प्रायिकताएं हैं i = 1 to n, क्योंकि यहाँ रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस के सभी रिजल्ट से आउटपुट लेता है। जितने भी परिणाम होते हैं किसी प्रयोग के, सभी परिणामों से कोई ना कोई वास्तविक संख्या लेता है, और जब हम सभी मानों के संगत प्रायिकताएं निकालेंगे और उनका प्लस करेंगे, है ना, उनका योग करेंगे सबको, तो यहाँ पर 1 जरूर मिलेगा। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। तो ये विशेषता होती है प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो आउटपुट होता है, सभी आउटपुट्स का सम, जो भी हमें आउटपुट्स मिलते हैं सभी का सम करेंगे तो 1 मिलेगा। हालांकि एनसीईआरटी बुक में ये बातें आपने देखी होगी। चलिए, तो ये है देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और लेकिन एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इसके बाद देखो हमें एक टॉपिक और देखना है, तो यहाँ पर ये बात भी लिखें आप,
नोट लगा के लिखें। लिखिए असतत यादृच्छिक विचर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के प्रायिकता फलन को, प्रायिकता फलन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रायिकता द्रव्य फलन, मास को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य। और इसे शॉर्ट में हम कहते हैं, देखो शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं PMS। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब क्या है? जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक छोटी सी बात थी, देखो, और छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना, इसे तो हम छोड़ नहीं सकते। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है असतत यादृच्छिक विचर, उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो बातें आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसके बाद इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसे इस नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल कौन सा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो अभी तक हम देखो स्टार्टिंग हमने रैंडम वेरिएबल से की थी, यादृच्छिक विचर से। उसके बाद हमने इसके दो प्रकार देखे, जिसमें पहला था डिस्क्रीट और दूसरा था कंटिन्यूस। अभी भी हम डिस्क्रीट पर ही हैं, है ना। यहाँ भी हमने डिस्क्रीट की बात की थी, है ना, डिस्क्रीट सिस्टम की। और इस चैप्टर में तो हम यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे, है ना, असतत यादृच्छिक विचर की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन तो एक सिंपल सी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम कोई प्रोग्राम होता है तो कोई मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बर्थडे के दिन हम केक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुल मिलाकर देखो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पर हम क्या बांटें? मिठाई तो बांट नहीं सकते, कोई बर्थडे वगैरह तो है नहीं। यहाँ तो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्रायिकता बंटन, यानी प्रायिकताओं को बांट दीजिए। अब प्रायिकता किस में बांटेंगे? इंसानों में तो बांट नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं हम? रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। जो यादृच्छिक विचर के मान हैं उनके संगति तो हम प्रायिकताएं निकालते हैं। अभी हमने क्या किया था? थोड़ी देर पहले हमने देखो x = 0 का मतलब कोई हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालते हैं? रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है उनकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो देखो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हम किस तरह से लेते हैं? ये डिस्क्रीट सिस्टम है, असतत, है ना। तो डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता है? x1 के बाद क्या आएगा वो हमें पता होता है, माना कि वो x2 है। उसके बाद क्या आएगा? कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मान लीजिए वो x3। इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है। सिंपल सी बात है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। डिस्क्रीट में क्या होते हैं? काउंटेबल नंबर्स होते हैं, और काउंटेबल नंबर्स में हमें कोई ना कोई सीक्वेंस मिल जाती है। अब देखो इनको हमें क्या करना है? ये जितनी भी वैल्यूज है हमें प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? कितना आसान। देखो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये लो, क्या है? P1। x2 को P2 दे दो,
बांट दीजिए, ये प्रोबेबिलिटी बांट दीजिए आप, तो बस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जैसे ही हमने एक्स की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की, तो ये जो लिखने का जो तरीका है ना, ये जो लिखने का तरीका है, यही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि हम प्रोबेबिलिटी को किस तरह से लिखें, रेंडम वेरिएबल्स के साथ में, है ना, रेंडम वेरिएबल की वैल्यूज के साथ में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। देखो छोटी क्लासेज में एक बात और बता देता हूँ आपको। छोटी क्लासेज में हमने क्या देखा था, हमने देखा था, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये एक्स क्या होता है, रेंडम वेरिएबल। और छोटी क्लासेज में हमने देखा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं बारंबारता बंटन। ये तो आपने देखा ही होगा, बारंबारता बंटन। और ये क्या होता है, प्रायिकता बंटन। बारंबारता बंटन में, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस, है ना, प्रेक्षण। और यहां पर देखिए हमने उसे रेंडम वेरिएबल का नाम दे दिया, और यहां हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एक्स, है ना। इसकी बारंबारता सपोज कीजिए F1 है, इसकी F2 है, और लास्ट में अगर XN है तो लास्ट में FN है। तो छोटी क्लासेज में जब हम मीन मोड मीडियन निकालते हैं तो यहाँ पर इस तरह का डेटा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बारंबारता बंटन है। तो बारंबारता बंटन का मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एक्स की वैल्यूज है, उनको आप बारंबारताएं डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ तो हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये जो एक्स की वैल्यूज है उन सभी एक्स की वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पर देखो हम एक्स के साथ क्या देखने लग गए, अब थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में आ गए। तो फ्रीक्वेंसी को छोड़कर हम कहाँ चले गए, हम प्रोबेबिलिटी की बात करने लग गए, है ना। तो यहां पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, एक्स आई, है ना, इन सबको एक साथ क्या बोलेंगे, एक्स आई, और ये हो जाएगा पी आई। तो यहां पर देखो पेयर बन रहे हैं, ये x1 p1, x2 p2, x3 p3। तो हम कह सकते हैं एक्स आई पी आई के जो पेयर्स हैं, है ना, जो युग्म है, उनका कलेक्शन, है ना। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पेयर्स एक्स आई पी आई, और यही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक लिखने का तरीका है, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, तो जो एक्स आई पी आई का जो समूह है, देखो यहाँ समूह बन रहे हैं, ये x1 p1 x2 p2। तो एक्स आई पी आई के जो समूह हैं उनका संग्रह अगर हम कर लेते हैं और इस तरह से लिख लेते हैं, तो यही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो छोटी छोटी बातें, देखो स्टेटिस्टिक्स तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना, सिंपल सा मैटर है। चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। यदि रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक विचर एक्स आई, इसको देखो हम एक्स आई कहेंगे, के संगत प्रोबेबिलिटी, के संगत प्रायिकता क्या है, पी आई है, तो युग्म की बात कर लेते हैं। युग्म का मतलब पेयर, देखो युग्म एक्स आई और पी आई का संग्रह, कलेक्शन, क्या करते हैं हम, संग्रह का मतलब कलेक्शन, क्या कहलाता है, प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एक मिनट आप रुकें।
चलिए, बीच में देखो कभी कभी कैमरे में कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो यहाँ से सिंबल मिल जाता है। तो जो कैमरे की जो बैटरी थी काफ़ी लो हो गई थी, तो मुझे सिस्टम दिखा यहाँ पर, इंडिकेट है ना, इंडिकेट मिल गया था, तो मैंने उसको वापस ऑन कर दिया है। चलिए अब चलते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे। तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर ये जो कलेक्शन है एक्स आई पी आई का जो कलेक्शन है, तो ये जो कलेक्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक्स आई को हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, है ना। लिखने का एक तरीका है, और जिसे हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, लिखो आप, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखो किस तरह से व्यक्त करें, और कितनी आसान सी बात है। एक्स की वैल्यू, और ये है एक्स के करस्पॉन्डिंग पी आई। चलो अब इसको देखो किस तरह से हम लिखेंगे। ये लिखने का एक तरीका है, बस ये ध्यान रखना, कोई नई बात नहीं। तो x की जो वैल्यूज़ है, देखो डिस्क्रीट सिस्टम में x1 के बाद x2, और इस तरह से आगे भी बढ़ते जाएं, है ना। यहाँ भी आप चाहें तो x3 लिख लीजिए, और उसके बाद देखो और भी वैल्यू जाएगी, लास्ट में क्या है, xn। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मान लीजिए p1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग p2, और इसके करस्पॉन्डिंग p3। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, pn। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर अगर पी की जगह अगर हम एफ लिखते हैं, है ना, बारंबारता ही लिखते हैं, तो वो बारंबारता बंटन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो ये प्रायिकता बंटन है, या प्रायिकताएं लिखी गई है तो प्रायिकता बंटन हो गया। तो ये कोई नई बात नहीं, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो डेटा हमें दिए गए हैं उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें उसका एक तरीका है, और इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है जो मैंने आपको बताई थी। ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर वेयर पी आई, ये जो पी आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 0 से बड़ी होगी। पी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, है ना, ये तो कॉमन सी बात है। और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है इन सभी का सम क्या होगा, है ना। ये जो भी आउटपुट मिले हैं ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मिलेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यहाँ पर आप हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखा था, देखो रेंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट मिलता है इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बहुत सी बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो फिर हम इस फंक्शन से पी आई की वैल्यूज निकाल लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, प्रायिकता बंटन। और यहाँ पर इन सभी प्रायिकताओं का योग कितना हो जाएगा, इन सभी प्रायिकताओं का योग 1 हो जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, i इक्वल 1 to n, पी आई इक्वल टू 1। और ये जो बातें लिखी है देखो ये यहीं से लिखी है। हमें जो भी प्रायिकताएं मिलेगी, जो भी प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड करेंगे, वो प्रोबेबिलिटीज हम किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन या तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, कहाँ गया, ये इस तरह से। और अगर नहीं दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी के जो भी सिद्धांत हैं उनकी सहायता से हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1, और प्रायिकता का मान होता है 0 से 1। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लिखिए। देखो 3 सिक्के उछाले जाते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 3 सिक्के उछालने पर चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए।
देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, ठीक है, 3 सिक्के हम उछाल रहे हैं, तो जो भी आउटपुट्स हमें मिलेंगे उसमें हमें क्या फोकस करना, उनमें नंबर ऑफ हेड्स पे हमें फोकस करना है, चीतों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स। तो उस नंबर ऑफ हेड्स का हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम किस तरह से निकालेंगे, देखो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की। तो देखो 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर जो एस होगा सैंपल स्पेस वो किस तरह से होगा, देखो अब 3 सिक्के उछालेंगे तो लॉजिकली यहाँ पर हमें सैंपल स्पेस लिखना है। देखो जीरो हेड, सबसे पहले हम जीरो हेड वाली कंडीशन की बात कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए 1 हेड, 1 हेड कहाँ हो सकता है, देखो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, एक हेड यहाँ हो सकता है, सेकंड टाइम भी हो सकता है, और थर्ड टाइम भी हेड आ सकता है। अब हम बात करते हैं 2 हेड की। 2 हेड का मतलब क्या है, 1 टेल। तो पहला जो फर्स्ट एक टेल है वो इस तरह से फर्स्ट पोजीशन पे, और एक टेल सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे, ये लीजिए ये 2 हेड वाली कंडीशन हो गई। अब देखो 3 हेड वाली कंडीशन कितनी होगी, एक ही कंडीशन होगी, वो एक कंडीशन क्या होगी, तो देखो 3 सिक्के उछालने पर सैंपल स्पेस में कितने रिजल्ट्स मिलेंगे, 2 की पावर 3 8, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और 4 8, तो ये 8 रिजल्ट इस तरह से हमें मिले हैं। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए चीतों की संख्या। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, किसे शो करेगा, चीतों की संख्या को। तो लिखें आप यदि एक्स, एक्स का मतलब अब देखो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, कॉमन सी बात है, यदि एक्स चीतों की संख्या नंबर ऑफ हेड्स को व्यक्त करता है, तो देखिए एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ऐसी कंडीशन में एक्स की वैल्यूज क्या होगी, एक सिक्के को यहाँ पर देखो, या 3 सिक्के उछाले, 3 कॉइन हमने टॉस किए, तो जो भी आउटकम्स होंगे इस तरह से होंगे। एक्स यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, 3 सिक्के उछालें, हो सकता है हेड किसी पर भी ना आए तो फिर 0, हो सकता है एक पे हेड आए बाकी पे ना आए, और 2 और 3 के 3 पर भी हेड आ सकता है। तो यहाँ पर देखो जो चीतों की संख्या है हेड्स, वो इतने हो सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स इतने हो सकते हैं, ये वैल्यूज। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बंटन कोई नंबर नहीं है, प्रायिकता बंटन एक डेटा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो पहले डेटा निकाल लेते हैं, डेटा निकलेंगे तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये डेटा हमने निकाल लिया है, अभी कुछ और निकालना है, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी निकालना है। देखो इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, अगला टॉपिक भी हमें देखना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ठीक है स्पेस बहुत है, निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इक्वल 0, एक पेज ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज निकाल ली दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन क्या है, किसका, हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, नंबर ऑफ हेड्स का, है ना, चीतों की संख्या। तो इसी को आप रैंडम वेरिएबल माने। रैंडम वेरिएबल किसे व्यक्त कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। तो एक्स की वैल्यू ये हो सकती है। अब यहाँ पर इन सब वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल 0, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड
यानी कोई हेड नहीं आना। अब एक्स की वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ हेड्स, चितों की संख्या। तो x इक्वल 0 का मतलब क्या होगा, कोई चित नहीं आना, कोई भी हेड नहीं आना। तो फिर क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, देखो टोटल कंडीशन तो कितनी है यहाँ पर 8, ठीक है, 3 सिक्के उछाले, टोटल कंडीशन तो है 8। अब फेवरेबल कंडीशन देखो आप, जीरो हेड वाली कहाँ है, सभी में हेड है, देखो ये रही जीरो हेड, इसमें कोई भी हेड नहीं है। तो एक कंडीशन, केवल एक कंडीशन है यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो आप इस तरह से काउंट कर करके मत देखो, छोटी क्लास नहीं है, यहाँ कॉम्बिनेशन थ्योरी का यूज करो। देखो इसमें कितने प्लेस हैं, 3 है ना, 3 स्थान हैं, और तीनों स्थानों पर कभी हेड आ रहा है तो कभी टेल आ रहा है। तो यहाँ पर हमें चाहिए जीरो हेड। जीरो हेड का मतलब किसी भी स्थान पर हेड नहीं आए। तो जीरो हेड का मतलब क्या है, कोई भी हेड नहीं आना, यानी 3 में से किसी भी स्थान पर हमें हेड नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगी ऐसी फेवरेबल कंडीशन, 3C0। इस तरह से आप निकालें, तो आपको इस सैंपल स्पेस को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ तो सिक्का 3 बार उछाला है, तो यहाँ पर टोटल 8 कंडीशन है। सिक्के को अगर 4 बार उछाल दिया जाए तो यहाँ पर 16 कंडीशन आ जाएगी। तो कहाँ तक लिखोगे आप, और सिक्का अगर मान लो 5 बार उछाल दिया तो फिर कितनी कंडीशन होगी, है ना, तो फिर वो 32 कंडीशन हो जाएगी 2⁵ से। और 32 कंडीशन आप सैंपल स्पेस में लिखोगे, फिर उसे काउंट करोगे कि जीरो हेड वाली कितनी, दो हेड वाली कितनी, तो देखो वो पॉसिबल नहीं। इसलिए जनरल थ्योरी का यूज करें हमेशा। तो देखो जीरो हेड का मतलब 3 में से एक बार भी हेड नहीं आए, तो ऐसी स्थिति क्या हो जाएगी, 3C0 1 1/8। आगे देखें, प्रोबेबिलिटी x इक्वल 1। x इक्वल 1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट 1 हेड। हमें तो 1 हेड चाहिए, 3 सिक्कों में से एक सिक्के पर तो हेड आना चाहिए, बाकी पर नहीं आना चाहिए। तो 1 हेड वाली देखो 1 2 3 कंडीशन है, तो 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे काउंट मत कीजिए, एक हेड चाहिए तो 3C1, 3 में से एक हेड चाहिए, तो ये हो गई फेवरेबल कंडीशंस अपॉन 8। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3/8। और काउंट करोगे तो फेवरेबल कंडीशंस 1 हेड वाली केवल 3 होगी, ये रही, तो 3/8। तो आप इस तरह से करें। आगे हम बढ़ते हैं, x की अगली वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल 1। अच्छा 1 पे निकाल लिया था हमने, अब बात करते हैं 2 की। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो 3 में से 2 स्थानों पर हेड चाहिए, है ना। जैसे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x इक्वल 2 का मतलब क्या है, 2 हेड्स। और यहाँ पर देखो 3 में से 2 बार हेड चाहिए, और आउट ऑफ 8 यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 3 × 2/2। तो इसकी वैल्यू होगी 3/8। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर देंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल 3। x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब कितने हेड हैं, 3 हेड हैं। और 3 हेड की कितनी कंडीशन होगी, 3 में से 3 हेड चाहिए, है ना। एक सिक्के को 3 बार उछाला तो 3 बार हेड आने की कितनी कंडीशन होगी, 3C3। 2 बार हेड आने की 3C2। तो बहुत कॉमन सी बात है ये। एक अगर आपने 10 सिक्के उछाले तो कितनी कंडीशन ऐसी है जिसमें 5 बार हेड आएगा, तो देखो 10C5, सिंपल सी बात। और यही टेल के लिए भी लागू होगी, है ना। 5 बार टेल आ जाए, इतनी कंडीशन हो गई। 5 बार हेड आ जाए तो 10 में से 5 हेड चाहिए, तो ये कंडीशन दोनों के लिए सेम होगी। देखो 3 में से 3 हेड चाहिए, आउट ऑफ 8। अब 3C3 कितना होता है, 1/8। तो देखो यहाँ पर डेटा हमने निकाल लिए, एक्स की वैल्यूज और साथ में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड कर ली है, डेटा हमारे पास है। अब तो हमें केवल प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास है और इन सबको दे दीजिए। तो उसे किस तरह से देंगे और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः एक्स का प्रायिकता बंटन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। होगा, देखो किस तरह से होगा, यहां पर डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे,
वो कितना आसान है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। इसमें क्या करते हैं हम, एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं। कितनी वैल्यूज थी यहाँ पर, 4 थी, तो ये 1 2 3 4 x1। देखो यहाँ पर x की वैल्यूज क्या थी, 0 से लेकर 3, तो x की वैल्यूज तो यहाँ लिख देंगे हम 0 1 2 3। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज है क्या क्या मिली हमें, देखो सबसे पहले 1/8, 3/8, और उसके बाद देखो 3/8, और यहाँ कितनी है 1/8। तो यहाँ एक सिक्के को जब 3 बार उछाला या 3 सिक्के हमने एक साथ उछाले, सैंपल स्पेस इस तरह से ही बनेगा दोनों केस में, और एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड की, इस तरह से हमें मिली है। तो एक्स की वैल्यूज के साथ पी की वैल्यूज लिखना, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। कोई स्पेशल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्स की वैल्यूज निकाल लो, उनके संगत प्रायिकताएं निकाल लो, दोनों को एक साथ लिख दो, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ज़्यादा घबराना नहीं है इसमें, और यही है हमारा आंसर। देखो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हम पढ़ेंगे तो उसके लिए ये सब बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। हालांकि इसका अभी इतना यूज़ नहीं रहेगा इस चैप्टर में, इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तब हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर फोकस करना है। लेकिन हम रैंडम वेरिएबल देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, स्पेशली हम क्या देख रहे हैं, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल का हर एक कंसेप्ट आप समझ लें। हालांकि इस एक्सरसाइज में इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, इसका यूज 0 के बराबर है, यूँ मान के चलें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसे देखेंगे। देखो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इससे पहले मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे फोकस करूंगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसे हिंदी में कहते हैं असतत यादृच्छिक विचर, और अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सतत यादृच्छिक विचर। देखो यहाँ पर डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता है, जो एक्स होता है वो एक्स केवल काउंटेबल नंबर्स को ही लेता है। और काउंटेबल नंबर्स का मतलब जिसमें एक सीक्वेंस हो, और सीक्वेंस की एक विशेषता होती है, हमें यह पता होता है कि इसके बाद क्या आएगा, ये सीक्वेंस की विशेषता है, और यही काउंटेबल नंबर्स की विशेषता भी है। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे आ जाते हैं तो वहां पर कंटिन्यूअस नंबर लेता हो, है ना। जैसे यहाँ पर हम काउंटेबल नंबर की बात करें, जैसे 5 से 10 तक के जो काउंटेबल नंबर है, तो 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हो सकते हैं। तो 5 से 10 तक के जो काउंटेबल नंबर है हम इस तरह से ले सकते हैं। यूँ भी ले सकते हैं हम 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, है ना। इवन विषम संख्याओं में भी ले सकते हैं, तो सीक्वेंस कैसे भी हो सकती है। तो काउंटेबल नंबर, ये तो काउंटेबल सिस्टम है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से अगर हमने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, अब यहाँ पर इस क्लोज्ड इंटरवल में तो बहुत सारे एलिमेंट आ गए, बहुत सारे नंबर्स आ गए, और 5 से लेकर 10 तक के जितने भी रियल नंबर है, 5, 5.01, 5.001, 5.0001, ये सभी नंबर्स इसके बीच में आ गए। तो 5 के जस्ट बाद क्या है ये भी हमें पता नहीं होता। 5 के जस्ट बाद ये है तो फिर इससे छोटा तो ये है, अगर 5 के जस्ट बाद आप इसे बोलोगे तो इससे छोटा तो ये है। तो कुल मिला के आपने ये भी देखा होगा डेंसिटी थ्योरम में, जब हमने रियल एनालिसिस पढ़ी थी, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में ही बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इसलिए 5 के जस्ट बाद क्या आएगा ये बता पाना मुश्किल होता है एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पर अगर रैंडम वेरिएबल 5 से 10 तक के सभी नंबर को ग्रहण कर लेता है, दी गई दो संख्याओं के मध्य के सभी नंबर को अगर वो ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और यदि रैंडम वेरिएबल दी गई संख्याओं के मध्य में केवल काउंटेबल नंबर्स को ग्रहण करता है, गणनीय मानों को ग्रहण करता है, तो उसको कहते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और इस एक्सरसाइज में हमें केवल इसी पे फोकस करना है। डिस्क्रीट के लिए समेशन लगता है, कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन लगता है। तो इस एक्सरसाइज में हम इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे, केवल समेशन की बात करेंगे। और उसके बाद देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने देखे हैं, है ना, यहाँ पर जैसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन अभी हमने देखा था x = xi, ये डिस्क्रीट के लिए होता है। तो यहाँ पर
आगे चलकर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी तो होता है, और उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से ही तो हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो होगा एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना आगे चल के, दो तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, एक तो डिस्क्रीट सिस्टम में और एक कंटिन्यूअस सिस्टम में। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, द्विपद बंटन, और उसके अलावा एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। और अगर हम कंटिन्यूअस पे जाएं तो इसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है ना, और भी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम वक्त के साथ देखेंगे। तो ये तो देखो बहुत लास्ट यूनिट की बात है, इसको तो आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का भी अभी कोई रोल नहीं है, इसकी डेफिनेशन आप समझ ही गए। दो संख्याओं के बीच की सभी संख्याएं जब ये ग्रहण कर लेता है तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और इसके बाद इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसे हम किस तरह से डिफाइन करें, और इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, भी बताऊंगा मैं ये बात भी। देखो पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक साथ सारी बातें बताऊंगा, अगर एक साथ तो कचरा हो जाएगा। देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, बहुत आसान डेफिनेशन है। यदि यादृच्छिक विचर दी गई दो संख्याओं के मध्य, दी गई दो संख्याओं के मध्य के सभी मान ग्रहण करता है तो इसे, तो देखो रैंडम वेरिएबल अगर जो भी गिवन नंबर हैं, दो गिवन नंबर हैं और उनके बीच की सभी वैल्यूज अगर वो ले लेता है तो फिर ऐसी कंडीशन में उसे कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसे क्या कहते हैं, सतत यादृच्छिक विचर। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और उसके बाद देखो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखेंगे किसका, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो देखो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, देखो जैसे हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखा था, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज में मत आ जाना। प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो आप जानते ही हो, एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और फंक्शन का मतलब इस तरह से, ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो इसका जो फंक्शन होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना, प्रायिकता द्रव्य फलन। अब हम आ गए किस पर, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रायिकता घनत्व फलन। तो यहाँ ये शब्द भी आप थोड़े ध्यान रखना, डिफरेंस है इनमें भी। तो लिखें आप, बढ़ते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अच्छा यहाँ पर भी है, चलो इस स्टेप में ही देख लेंगे, है ना। ये तो हो गया किसकी डेफिनेशन, रैंडम वेरिएबल, किसकी, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देखो यहाँ पर, यहाँ हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। लिखिए आप, असतत यादृच्छिक विचर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और यहां पर देखो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, दो संख्याओं के मध्य,
तो यहाँ पर देखिए हम दो संख्याएं कौन सी फिक्स करें, ए और बी, है ना, दो संख्या मान लीजिए। यदि यहाँ लिखें आप, यदि असतत यादृच्छिक विचर x दो संख्याओं a तथा b के मध्य या फिर a तथा b के बीच में या a से b के, है ना, a से b तक, ये तीनों बातें ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, a से b, फ्रॉम a टू b, और इसका मतलब क्या है, बिटवीन a एंड b, है ना, a और b के बीच में, a और b, है ना, a से b तक। और यहाँ पर देखिए, या तो ये कंडीशन हो, इधर a को तो हमने हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इधर इंक्लूड कर दिया, और इधर हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर कंडीशन इस तरह से हो जाए, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, कंटिन्यूस सिस्टम आ गया, और इन तीनों के लिए देखो, ये इन चारों केस के लिए ये लगाते हैं, क्योंकि ए से बी तक तो बहुत सारे नंबर हैं, इसमें से अगर एक नंबर हटा भी दिया जाए, इधर वाला या इधर वाला, या मिला दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इन सभी रेंज के लिए ये इंटीग्रेशन किया जाता है। तो इंटीग्रेशन ए टू बी का मतलब क्या होता है, ए से बी तक, या फिर ए और बी को हटा दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस सिस्टम है। चलिए, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए तथा बी के मध्य के सभी मानों को ग्रहण करता है। तब x के प्रायिकता फलन को, प्रायिकता फलन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन को किससे व्यक्त करते हैं, एफ ऑफ एक्स से व्यक्त करते हैं। जहां पहली बात देखो, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ आपको, है ना। कोई रैंडम वेरिएबल ए और बी के बीच की सभी वैल्यूज अगर ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, है ना, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखा, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स इक्वल एक्स आई से रिप्रेजेंट करते थे, और वहाँ पर देखो हमें इस तरह से पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाते थे। वहाँ काउंटिंग सिस्टम था, वहाँ एक्स काउंटिंग नंबर्स को लेता था, है ना, गणनीय मानों को। तो एक्स के बाद x1 के बाद x2 है, तो फिर x2 के बाद x3 है, तो इस तरह से वहाँ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें मिल जाते थे सीक्वेंस की फॉर्म में, तो उन पर प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स और x बिलोंग्स टू 5 to 10, अब आप बताओ क्या सभी पे आप निकाल सकते हो? कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। एफ एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज़ है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ है इसके बीच में। हाँ, यहाँ देखो एक्स इक्वल अगर इस तरह से दे दिया जाए 5 6 7 8 9 10, हाँ फिर हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें केवल 6 पॉइंट्स पर हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ ज़्यादा वर्क नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा वर्क हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ये वाला सिस्टम यूज करेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रीट है ना, काउंटेबल नंबर से तो डिस्क्रीट वेरिएबल है, और यहाँ हो जाएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे 5 से 10, और इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक किया जाए तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इससे पहले जब हम उधर थे डिस्क्रीट सिस्टम पे, तो वहाँ क्या करते थे, समेशन ऑल पी आई इक्वल 1, सभी प्रायिकताओं का योग 1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू 1। वहाँ समेशन क्यों लगाते थे, क्योंकि डिस्क्रीट था, काउंटेबल सिस्टम था, और यहाँ पर कंटिन्यूस सिस्टम है, तो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो आप, ये एफ एक्स की क्या विशेषता है, देखो सबसे पहली बात कंटिन्यूस। देखो थोड़ा सा फंक्शन के संदर्भ में भी हम बात कर लेते हैं।
हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूटी कब होगी? जब उस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होना चाहिए? पहली बात कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। अगर ग्राफ ही टूट जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो फिर कंटिन्यूअस कहाँ रहेगा? तो यहाँ पर पहली बात क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स ए बी में क्या है? कंटिन्यूअस, सतत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर एफ एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। और यहां पर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन कब कहलाएगा? जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी है? दूसरी कंडीशन ये है, देखो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 और 0 से बड़ी होगी। क्या होगी? 0 और 0 से बड़ी, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। और देखिए तीसरी कंडीशन है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर अगर हम इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1 आ जाता है। इससे पहले देखो यही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले हमने समेशन लगाया था, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लगा दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? स्टार्टिंग तो वैसे मैंने बताया था कि इसमें हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने फोकस की बात कही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की बात की। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जितने भी सैंपल स्पेस के रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर इस तरह से हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ये कोई एक्सपेरिमेंट है, 2 सिक्के अगर हमने उछाले तो 2 सिक्के उछालने पर इस तरह से आउटकम्स मिलेंगे। और इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए एक्स की कंडीशन क्या थी? एक्स की कंडीशन थी नंबर ऑफ हेड्स, चितों की संख्या। तो इसका कितना हेड है? देखो इसमें एक भी नहीं है, तो 0 1 2 इस तरह से एक्स इक्वल 0 1 2 हमें मिल गया था। तो यहाँ पर देखो ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर हमने देखो एक बात वो लिखी थी, यहाँ इनपुट किस में से लिया था? इनपुट इसमें से लिया था, ये डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा फलन का। और आउटपुट हमें किस में से मिला था? रियल नंबर में से। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है इस तरह से एक फंक्शन की तरह होता है, जिसमें इनपुट लिया जाता है यहाँ से सैंपल स्पेस के पॉइंट्स, और आउटपुट मिलता है रियल नंबर में से। अब देखो यहाँ पर ये 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। यहाँ पर डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो काउंटेबल नंबर्स, अगर एक्स की वैल्यूज काउंटेबल नंबर में से है, गणनीय मानों में से है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? असतत, जिसे डिस्क्रीट कहते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया था, जब 2 पासे उछालेंगे और पासों पर प्रकट संख्याओं का योग, है ना, उनका सम अगर एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो देखो यहाँ पर अंकों का योग ये आ सकता है 2 से 12 तक। तो ये सब काउंटेबल नंबर हैं। तो ये क्या हो गया? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। 2 पासे उछालने पर यादृच्छिक विचर व्यक्त करता है। ये एक क्या है? यहाँ पर एक बात और लिख लीजिए, यह क्या है? यह है असतत, डिस्क्रीट असतत। यहाँ पर एक्स क्या है? असतत यादृच्छिक विचर है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और क्यों है? कॉमन सी बात है, क्योंकि ये सब काउंटेबल नंबर है। आगे बढ़ें, और उसके बाद देखो हमने बात की थी असतत यादृच्छिक विचर का प्रायिकता फलन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पर एक्स की जो भी वैल्यूज हमें मिलेगी तो उनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। मान लीजिए एक्स आई के करस्पॉन्डिंग क्या है? पी आई। तो फिर x1 के करस्पॉन्डिंग p1, x2 के करस्पॉन्डिंग p2। तो इस तरह से एक फंक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी फंक्शन। किसका? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं, x1 के बाद x2, x2 के बाद x3। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये होती है और समेशन पी आई क्या होता है? सभी प्रायिकताओं का योग 1। अब यहाँ पर इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, किसका? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, और उसके बाद देखो असतत यादृच्छिक विचर का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको तो मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। एक्स के साथ पी आई की वैल्यू लिखना, यही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिस्क्रीट के लिए लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर रहे हैं।
या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है, असतत यादृच्छिक विचर, उनकी वैल्यूज एक सीक्वेंस की फॉर्म में होती है और उसमें सेलेक्टेड टर्म होती है, तो उनको हम लिख सकते हैं आसानी से। तो ये लिखना आसान होता है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, और ये एक एग्जाम्पल बताया था। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने बात की थी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और उसके बाद लास्ट में हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसकी बात की थी। ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये हमने देखा। इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को क्या कहें? इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना। तो ये बात भी आप लिख लीजिए, लिखें आप, और ये बात यहाँ भी लिख सकते हैं हम, नोट लगा के लास्ट में लिख लीजिए। चलो, जो असतत है, असतत यादृच्छिक विचर, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के प्रायिकता फलन को प्रायिकता घनत्व फलन क्या कहते हैं हम? प्रायिकता घनत्व फलन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो देखो ये एक सिंपल सी बात थी। यहाँ पर हमने दो तरह के वेरिएबल्स देखे थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक देखा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दोनों के प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात कही थी। इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है इस तरह से, पी एक्स इक्वल एक्स आई, और इसका प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन होता है वो एफ एक्स से दर्शाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, इंटीग्रेशन ए टू बी क्या होता है 1, और यहाँ पर समेशन क्या हो जाता है पी आई का 1। और इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इसका ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इस एफ एक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पर देखो, इस फंक्शन को पीएमएफ और इस फंक्शन को पीडीएफ भी कहते हैं। पीडीएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रायिकता घनत्व फलन, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी प्रायिकता द्रव्य फलन। छोटी छोटी डेफिनेशन है देखो, है ना, क्योंकि सेक्शन ए में भी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने टोटली रैंडम वेरिएबल पर फोकस किया है, और ये सभी बातें स्टैटिस्टिक्स में जब हम आगे कुछ और देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो उसके लिए आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज जो मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई है, इनमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन मत रखो, हर एक बात को क्लियर करो, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो इस वीडियो लेक्चर में जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।